हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? हाल चाल सब ठीक ठाक है? पढ़ाई हो रही है? ठीक है। हम लोग बच्चों आज मॉडर्न फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर आप लोग देख रहे हैं और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बच्चों फेल्यूर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये बताने से पहले थोड़ा क्लासेस वगैरह आजकल चल नहीं रहा है, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा है। वहाँ होता है तो थोड़ा है ना, अपना एक्सप्रेशन, अपना बात शेयर करने का मौका मिलता है। आज हम सोच रहे हैं बच्चों कि चलो वीडियो में ही आप लोगों से शेयर करें। एक बार की बात, एक लाइफ इंसिडेंट बता रहे हैं आप लोग को। एक बार की बात है, कुछ दोस्त लोग जो है घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहा था कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं। मेरा भी बड़ा मन हुआ घूमने का, बड़ा अंदर से इच्छा हुआ कि हम भी घूमते हैं। घर पे आकर के बोले तो कई लोग इसको फील कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को इस स्टोरी से। कई लोगों को तो इजी वे में कुछ भी करने का मिल जाता है परमिशन, लेकिन कई लोगों को बड़ा मार पिटाने का भी डर रहता है। तो हम दूसरे टाइप वाले में से थे। ठीक है। डरते डरते बोले कि हम घूमने जाना चाहते हैं। बताएं, पहले तो रिएक्शन हाँ इस टाइप का, फिर थोड़ा मनाते मनाते जिद करते करते किसी भी तरह से जाने के लिए घर से मतलब परमिशन मिला। रेडी हुए सब लोग। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, सच बता रहे हैं। दोस्त लोग को बताए, सब लोग बड़ा खुश हुआ कि घूमने चलना है भाई। घर से टिकट टुकट भी करा दिया गया, रिजर्वेशन करा दिया गया ट्रेन में। अब हम लोग 4-5 दोस्त लोग जो थे अब एकदम बड़ा खुश हुए और हमेशा उसी के बारे में सोचने लगे। किसके बारे में? घूमने जाने के बारे में। कैसे जाना है, कैसे, कहाँ से कैसे जाएंगे, क्या खाएंगे, कौन कौन सा कपड़ा लेकर के जाएंगे, कैसे कहाँ कहाँ घूमना है, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर। इस तरह से हम लोग पूरा प्लानिंग बनाने लगे। मतलब कहें तो हम लोग 3-4 दिन से एकदम इन्वॉल्व हो गए थे पूरी तरह से उसमें। मानने लगे थे कि अब तो हम लोग को निकलना है। अचानक 3-4 दिन के बाद बच्चों एग्जाम का शेड्यूल आया और जो एग्जाम का शेड्यूल था वो हम लोग के जाने वाले जो टूर का ड्यूरेशन था उसी में आ गया। अब पूरा जो हम लोग का प्रोग्रामिंग था वो फ्लॉप कर गया। पूरा जो प्लान बना हुआ था वो फेल्यूर हो गया। ठीक उसी तरह बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीपीई एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया। बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन हुए जहां से क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे वेव नेचर ऑफ लाइट पे, जिसको वेव थ्योरी जो था लाइट का उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। मतलब वेव थ्योरी गलत साबित होता हुआ दिख रहा था। अब कैसे, क्या क्या सवाल थे? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने बच्चों पढ़ा, एक्सपेरिमेंट आपने देखा। पहला सवाल ये आया, पहला सवाल ये अराइज हुआ कि अगर लाइट वेव नेचर का है, लाइट अगर वेव है, तो लाइट अगर किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है तो सरफेस पे यूनिफॉर्म एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हर जगह इक्वल इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहा है उसको निकलने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को गेन करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, एक्युमुलेट करने में, इकट्ठा करने में। क्योंकि गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, तो इकट्ठा होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। इसको बच्चों कनेक्ट करते हैं कि एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं। जैसे गांव में देखो, इस सब चीज को ऑब्जर्व करना सीखो, है ना, सीखो कैसे होगा ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी तरह से मान लेना, इसको ऑब्जर्व, थिंकिंग ये करके दो, रटो नहीं इस चीज को। ठीक है, इसको समझो, एक्सप्लेन, फील करो कि ये कैसे हुआ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, गांव में धान उनका खेती होता है। ठीक है, अब जो दूसरे देश से आए हुए हैं तो वो पेडी क्रॉप, है ना, तो हे हैव यू सीन द पेडी क्रॉप? हाँ। ओके, तो धान का खेती होता है बच्चों। तो उसमें आप लोग देखे होंगे या कई बच्चे ऐसा देखे होंगे कि जब उस पर दवा का छिड़काव करना होता है तो एक मशीन या तो पीठ पर लिए हुए रहता है या फिर एक स्टैंड में फिक्स होता है जिसको ऐसे ऐसे करते हैं, और एक छिड़कने वाला रहता है जो स्प्रे करने वाला, राइट, स्प्रे करने वाला। तो जैसे समझो बच्चों, अगर यहाँ पे ये धान का पौधा लगा हुआ है सारा, देखो बच्चों, और अगर यहां से कोई स्प्रे कर रहा है,
ठीक है, ये स्प्रे कर रहा है, तो सब पे क्या होगा बच्चों, यूनिफॉर्म जाएगा, सब पे इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट, है ना। तो इकट्ठा होने में, एक जगह जो दवा है उसको इकट्ठा होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, है ना। आ रही बात समझ में? जैसे सपोज करिए कि छत पे मतलब बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है तो सब जगह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो छत पे अगर पानी जमा होता है पना जामी पानी जमा होता है तो थोड़ा टाइम लगता है इकट्ठा होने में, एक लेवल उसका राइज करने में। क्लियर बात है बच्चों? तो वही बात है, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट में तो नहीं पाया गया, ऐसा एक्सपेरिमेंट में नहीं पाया गया, ठीक है। ये जो दवा का छिड़काव हो रहा है, जो स्प्रे हो रहा है, ये तो गलत प्रूफ हो गया। बोल, अरे दवा का छिड़काव नहीं हो रहा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो लाइट पड़ रहा है उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एनर्जी का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इकट्ठा होने में, जमा होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। देयर नो टाइम लैग, नो टाइम गैप बिटवीन इंसिडेंट ऑफ एनर्जी एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई टाइम गैप नहीं था बच्चों, एकदम गिरा फटाक से निकला, गिरा फटाक से निकला, गिरा फटाक से निकला, ऐसे हो रहा था। यहां एक चीज इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया भाई वेव थ्योरी, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या, एक ये तो तभी पॉसिबल है ना जब सारा का सारा एनर्जी, मतलब एक साथ ढेर सारा एनर्जी गिरे एक ही जगह पे, ये तो तभी पॉसिबल है, राइट। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया वेव थ्योरी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये था, ये अराइज हुआ कि, ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है, मैं लिखवाऊंगा भी, हड़बड़ाओ नहीं, पहले मैं समझा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इतना सारा मार्कर क्यों बन दिया, कि अगर लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाया जाए, लाइट के इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज किया जाए, तो मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेंगे, है ना। मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास ज्यादा एनर्जी। क्लियर बात? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों की स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा, मतलब उसको उसके स्टॉप करने के लिए, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा उसको इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए, है ना। क्योंकि जब ज्यादा इंटेंसिटी हो रहा है तो ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वह क्या, इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो था नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था बच्चों, तो ये भी फेल किया। और तीसरा 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 क्वेश्चन ये राइज हुआ बच्चों कि अगर मान लो कि कोई लाइट जिसका इंटेंसिटी आपको पता हो, या कोई ऐसा लाइट जिसका इंटेंसिटी है, कुछ तो इंटेंसिटी होगा उसका, वह एबल है बच्चों, वह एबल है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, वह एबल है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, मतलब वह लाइट अगर पड़ेगा, उतना इंटेंसिटी का लाइट उस पर पड़ेगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। तो इसका मतलब ये बच्चों कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, मतलब इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी इतना पर्याप्त है कि इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है, तो यहां पर कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि लाइट का इंटेंसिटी क्या है, लाइट का उतना इंटेंसिटी है कि इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है, तो फिर कोई भी फ्रीक्वेंसी वाला उस पर पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, तो फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना ना। अरे जब लाइट, देखो लाइट का एक इंटेंसिटी, मान लो कि आई इंटेंसिटी वाला लाइट गिर रहा है, या I1 इंटेंसिटी वाला लाइट पड़ रहा है, तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। तो फिर किसी भी फ्रीक्वेंसी का, लाइट का कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, सिर्फ इंटेंसिटी उसका मैटर कर रहा है। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट यहां पर अराइज नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं यहां पर आता है, लेकिन ऐसा तो था नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आ रहा था। तो ये बेसिकली बच्चों यहां पर क्या हो रहा था, वेव नेचर ऑफ लाइट जो था वो फेल्युअर हो रहा था। इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, और तब फिर बता रहे हैं कि इसको एक्सप्लेनेशन कैसे दिया गया, राइट। देखो बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, जो हमने बताया आप लोग को वही हमने लिखवाया है। कहता है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, द व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, वेव थ्योरी के अनुसार जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ेगा, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली ओवर द सरफेस, एनर्जी जो होगा सरफेस पे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सो दैट इलेक्ट्रॉन मस्ट टेक अ टाइम इंटरवल टू एक्यूमुलेट सफिशिएंट एनर्जी टू कम आउट, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो होगा थोड़ा टाइम मिलेगा सफिशिएंट एनर्जी को लेने में, इकट्ठा करने में, एक्यूमुलेट करने में। बट इन एक्सपेरिमेंट देयर इज नो टाइम लैग, लेकिन एक्सपेरिमेंट में तो ऐसा नहीं था, एक्सपेरिमेंट में तो कोई टाइम लैग नहीं था। दूसरा बच्चों, दूसरा सवाल यह था, दूसरा फेल्युअर इस कारण से होता है कि व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, जब इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कराया जाएगा या कराया जाता है,
मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन शुड बी एमिटेड, तो ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलने चाहिए थे, सो दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल शुड बी इंटेंसिटी डिपेंडेंट, और इस तरह से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसको इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए था, बट इट इज नॉट ऑब्जर्व, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया गया एक्सपेरिमेंट में। तीसरा बच्चों ये था कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी के अनुसार इफ इंटेंसिटी सफिशिएंट, अगर इंटेंसिटी सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, देन एट ईच फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन एमिशन इज पॉसिबल, तो लाइट चाहे किसी भी फ्रीक्वेंसी का हो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होगा, पॉसिबल होगा, वह इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इट मींस देयर शुड नॉट बी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फिर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए जरूरी हो, तो फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इंटेंसिटी से ही सारा मामला साफ हो जा रहा है, इंटेंसिटी है उतना निकालने के लिए तो निकल जाना चाहिए था, फिर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए था इलेक्ट्रॉन एमिशन, तो यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए था। तो बच्चों आप लोग इसको नोट करेंगे, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। और अब बात यहां तक तो चलो समझ में आ गया, फेल्यूर हो गया, वेव थ्योरी फेल्यूर हो गया। अब बात यह आई कि चलो वेव थ्योरी फेल्यूर तो हो गया, मान लिया, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया, ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ, इसको एक्सप्लेन करेगा कौन? आइंस्टीन ने कहा हाजिर, आइंस्टीन ने कहा कि हाजिर है, मेरे पास हर एक सवाल का जवाब है, और फिर आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया, कैसे किया, क्या बताया, उसको बच्चों हम देखेंगे। आइंस्टीन साहब ने ये बताया, चलिए पहले लिख लीजिए फिर मैं बता रहा हूं आप लोग। देखो बच्चों, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, बोला कि मेरे पास हर एक सवाल का जवाब है और एक एक करके मैं जवाब देता हूं। तो हम लोग बच्चों एक एक जवाब को समझेंगे फिर उसको लिखेंगे। पहला फेल्यूर क्या था? पहला फेल्यूर था टाइम लैग वाला, है ना, कि टाइम लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लेकिन टाइम लग नहीं रहा था, टाइम लैग था नहीं, लाइट का इंसिडेंट हुआ और जिस इलेक्ट्रॉन को निकलना हो रहा था वो इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा था। ठीक है, तो आइंस्टीन ने क्या बताया बच्चों, उसको थोड़ा समझते हैं। मतलब कहा फिर से धान का फसल लगा हुआ है, धान का फसल लगा हुआ है। अब देखो आइंस्टाइन ने धान नहीं बताया था, ये मैं आप लोग को समझा रहा हूं। ये धान का फसल लगा हुआ है और उसने कहा बच्चों कि इस पर जो दवाई छिड़का जा रहा है, कीटनाशक जो छिड़का जा रहा है, इस पे पेस्टिसाइड्स जो छिड़का जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है इस पर बच्चों, वो स्प्रे मशीन से नहीं छिड़का जा रहा है, बल्कि एक प्लास्टिक के छोटे से थैली में भर करके उसको फेंका जा रहा है, खटाक, लोटा में समझ लो, बाल्टी में समझ लो, जो समझ में आ जाए। तो क्या होगा, अब लोटा और बाल्टी में ऐसे करके फेंकेंगे बच्चों, तो मान लो कि एक बकेट में हमने पानी भर के, एक बाल्टी में हमने पानी भर के यहां से फेंका, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी एक पेड़ पर जाएगा, वो धान के किसी एक पौधे पर पड़ेगा पूरा का पूरा। तो आइंस्टीन ने भी बच्चों यही कहा। उन्होंने क्या बताया कि एनर्जी जो इंसिडेंट हो रहा है किसी भी सरफेस पे, वह क्वांटा के फॉर्म में इंसिडेंट हो रहा है। क्वांटा कहने का मतलब फोटोन, क्वांटा कहने का मतलब क्वांटा, क्वांटा, अरे शांता बांटा नहीं रे, क्वांटा, क्वांटा का मतलब क्या हुआ, फोटोन। फोटोन के फॉर्म में एनर्जी जो है वो किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, एकदम ध्यान से समझना, फिर मैं लिखवाऊंगा इसको। और फोटोन का जो एनर्जी है बच्चों, फोटोन का एनर्जी जो होता है E इक्वल्स टू एच म्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो फोटोन का जो एनर्जी है वह फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। अब एक बार में एक फोटोन जो है वह एक ही इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करेगा। जैसे एक बाल्टी हम लोग पानी भर के फेंक रहे हैं तो एक ही पौधे पे जाकर के गिर रहा है। ठीक है, अब इसमें तुम लोग कुतर्क मत करने लगना कि सटा सटा पौधा रहेगा तब सर, तब तो 4-5 को पे गिर जाएगा, मारेंगे तुम। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, थेथरलॉजी मत करना। तो मतलब क्या हुआ कि एक बार में एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक बार में एक फोटोन जो होगा वो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ
इंटरेक्ट करेगा बच्चों, बहुत ईमानदार है, बहुत लॉयल है बच्चों, ठीक है, धोखेबाज नहीं है कि यहां भी जा रहा है और वहां भी जा रहा है, ठीक है, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन पे जाएगा। क्लियर बात है। और देखो इसका लॉयल्टी लेवल देखो, हाइट ऑफ लॉयल्टी देखो कि मेरा जो भी है अब तुम्हारा है। जिस इलेक्ट्रॉन पे जाएगा, जिस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, बोलेगा कि मेरा सारा एनर्जी ले लो, मेरा सारा एनर्जी ले लो। देखो तो कितना लॉयल्टी है ना, कितना लॉयल है बेचारा फोटोन, सारा अपना जमा पूंजी दे दिया, ले जाओ। और इस तरह से अगर उस फोटोन के पास उतना सफिशिएंट एनर्जी होगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, कोई टाइम गैप नहीं होगा। बच्चों आया समझ में? 100% एकदम ध्यान से समझना। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पहला जो क्वेश्चन था उसको एक्सप्लेन कर दिया आइंस्टाइन ने, किस तरह से होगा। क्लियर आएंगे समझ में? चलिए इसको नोट करते हैं, फिर आएंगे हम लोग अगले पे। देखेंगे बच्चों, हमने जो बताया आपको यहां पर हमने लिखवा दिया है, नोट्स आप लोग बनाएंगे। कहता है रेडिएशन ऑब्जर्व्ड बाय द सरफेस आर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा फोटोन। एनर्जी जो सरफेस एब्जॉर्ब करता है वो क्वांटा के फॉर्म में करता है, फोटोन के फॉर्म में करता है। आगे कहता है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। प्रत्येक फोटोन का जो एनर्जी होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है उसके। वन फोटोन कैन इंटरैक्ट विथ वन इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम। एक फोटोन जो होगा एक फोटोन जो होगा वो एक टाइम में एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करेगा। इन द इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, इंसिडेंट फोटोन मतलब वह फोटोन जो इस पे पड़ा है, गिरा है, ट्रांसफर्स इट्स होल एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, अपना सारा कुछ दे देता है, ले जाओ। लॉयल्टी है भाई, इलेक्ट्रॉन की लॉयल्टी है। देखो इफ एनर्जी इज सफिशिएंट, सीखो कुछ इलेक्ट्रॉन्स। इफ एनर्जी इज सफिशिएंट देन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विदाउट एनी टाइम डिले। अगर एनर्जी सफिशिएंट होगा बच्चों तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा बिना किसी टाइम डिले के। इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसका मतलब यह हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा बच्चों वह एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होगा, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, कहता है कि अगर लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए, जो इंसिडेंट लाइट है, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, उसके इंटेंसिटी को अगर बढ़ाया जाए तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, अगर इंसिडेंट लाइट के रेडिएशन इंटेंसिटी को बढ़ाया जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, मोर फोटोन्स आ रहा है। इंटेंसिटी बढ़ा, इसका मतलब क्या, अब जो सरफेस पे है वह मोर फोटोन्स गिर रहे हैं, ज्यादा फोटोन्स आ रहे हैं, ज्यादा फोटोन का इंसिडेंट हो रहा है उसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे, राइट? कंफर्म बात। अरे जो एनर्जी गिर रहा है वो तो फोटोन्स के फॉर्म में ही है ना, तो अब ज्यादा फोटोन आ रहा है मतलब ज्यादा एनर्जी गिर रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो क्या होगा बच्चों, ज्यादा फोटो करंट का सेचुरेशन लेवल होगा। सेचुरेशन जो करंट मिल रहा था वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर बात है? इसका मतलब क्या हुआ, जो सेचुरेशन करंट होगा बच्चों वह इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। क्लियर बात? कंफर्म? ओके, नोट करते हैं इसको, नोट करेंगे बच्चों। वही चीज, सेम चीज जो हमने बताया आप लोगों को। कहता है इफ इंटेंसिटी ऑफ द गिवन सोर्स इज इंक्रीज्ड, अगर गिवन सोर्स का इंटेंसिटी इंक्रीज कर दिया जाए, देन नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीजेस, तो नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर बात है बच्चों? सो दैट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, एंड ग्रेटर सेचुरेशन करंट इज ऑब्टेंड, और ग्रेटर सेचुरेशन करंट क्या होगा बच्चों, ऑब्टेंड होगा, मिलेगा। इट मीन सेचुरेशन करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द गिवन सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेचुरेशन करंट है वह लाइट के इंटेंसिटी पर, जो गिवन सोर्स है उसके इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। चलो बच्चों, यहां तक की बात समझ में आई, बढ़ते हम लोग आगे। आप लोग नोट कर लेंगे इसको पॉज करके। क्लियर है? अब देखेंगे इसके आगे आइंस्टाइन साहब ने बताया कि एक टाइम पे, इसको हमेशा याद रखना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन लॉयल होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, लॉयल होता है। मतलब एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। तो अगला हम लोग देखेंगे यहां पे, फोटोन।
photon interacts with one electron at a time। और क्या करता है, अपना सारा एनर्जी जो होता है फोटोन वो किसको दे देता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को दे देता है कि ले जाओ, मेरा सब कुछ तुम्हारा, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो अपना सारा एनर्जी जो है बच्चों दे देता है किसको, इलेक्ट्रॉन को दे देता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी अपना लॉयल्टी दिखाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन भी उसको पाई पाई का हिसाब देता है कि हमने तुमको इतना पैसा दिया तो हमने कहाँ कहाँ खर्च किया, तुमने हमको इतना एनर्जी दिया तो हमने उसको कहाँ कहाँ खर्च किया, ये मैं बताऊंगा, वो मैं स्टेटमेंट सारा दूंगा, एक एक जहां जहां बाजार में खर्च किए हैं उसका रिसिप्ट मैं दिखाऊंगा बच्चों जीएसटी के साथ। देखो बच्चों कैसे, द एनर्जी given by photon is used by electron as follows। कहां कहां एनर्जी यूज किया बच्चों, तो देखेंगे। सबसे पहला जो एनर्जी था, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो था ई मान लेते हैं, सॉरी फोटोन का जो एनर्जी था वो ई मान लेते हैं। कहां कहां खर्च किया, सबसे पहला ये बच्चों कि जब कोलिजन, जब इलेक्ट्रॉन के निकलने से पहले, इलेक्ट्रॉन एमिशन के पहले जब फोटोन आकर के उससे टकराएगा तो कुछ एनर्जी क्या होगा उसमें वेस्ट होगा, कोलिजन में वेस्ट होगा, है ना। तो उसको हम लोग लिखेंगे एनर्जी स्पेंट इन कोलिजन बिफोर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं क्यू बोलते हैं, मतलब ये बेसिकली हीट एनर्जी होता है, कोलिजन से हीट एनर्जी हो तो क्यू इसको बोलेंगे प्लस कुछ हुआ। दूसरा बच्चों किसमें, इलेक्ट्रॉन को निकालने में कुछ एनर्जी स्पेंड होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, मेटल के सरफेस से निकालने में, इजेक्ट करने में कुछ एनर्जी का उसमें जाएगा। एनर्जी यूज्ड इन emission of electron from the metal surface, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, फाई नॉट बोलेंगे, है ना, वर्क फंक्शन। और बाकी जो एनर्जी बचेगा वह इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर के जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगला हो जाएगा बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात है बच्चों, यहां तक समझ में आया है। इसको हम लोग फॉर्म में लिख लेंगे। देखो फोटोन का जो एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, एच म्यू नॉट एच म्यू हो जाएगा। फोटोन का एनर्जी जो होगा एच म्यू होगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू प्लस फाई नॉट। क्यू का मतलब क्या, एनर्जी स्पेंट इन कोलिजन बिफोर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा प्लस फाई नॉट का मतलब क्या, एनर्जी यूज्ड इन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात है बच्चों। अब अगर इफ Q इज इक्वल्स टू 0, मतलब कोई कोलिजन में कोई एनर्जी का वेस्ट नहीं हुआ, मतलब हीट एनर्जी में कोई एनर्जी नहीं गया, जरा सा भी एनर्जी हीट के फॉर्म में चेंज नहीं हुआ, कोलिजन में कोई एनर्जी स्पेंड नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एच म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई नॉट प्लस के ई। और इस मोमेंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा बच्चों वह मैक्सिमम होगा, क्योंकि फाई नॉट मतलब जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगना था वो तो लगेगा ही, उससे ना कम में वो निकलेगा, उससे कम तो लगेगा नहीं उसमें। क्लियर बात है। तो काइनेटिक एनर्जी अब किस पे डिपेंड कर रहा था, इस क्यू पे, कि कितना ज्यादा एनर्जी कोलिजन में स्पेंड हुआ है। जितना ही ज्यादा कोलिजन में स्पेंड होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अब कोलिजन में कोई एनर्जी स्पेंड हुआ ही नहीं है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो इक्वेशन मिला यहां से एच म्यू इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आइंस्टाइन आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ पी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन का इक्वेशन। क्लियर बात है बच्चों, यहां तक समझ में आया।
100% आया है, इसको नोट करें यहां तक, फिर मैं आगे बता रहा हूं इसमें। और आगे देखेंगे बच्चे, यहां पर जो आया इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एच म्यू माइनस का फाई नॉट। क्लियर बात है? इसका मतलब ये होगा बच्चों ई वी इज इक्वल्स टू ई वी नॉट, यहाँ पे वी नॉट क्या है बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ई वी नॉट इज इक्वल्स टू, और ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच म्यू माइनस ये हो जाएगा आपका एच म्यू नॉट। म्यू नॉट का मतलब ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फाई नॉट क्या है बच्चों, वर्क फंक्शन है, तो वर्क फंक्शन का मतलब क्या, h इंटू म्यू नॉट, यह भी एनर्जी है, तो यह क्या हो जाएगा h इंटू म्यू नॉट। म्यू नॉट कहने का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब वह मिनिमम एनर्जी, सॉरी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए चाहिए, रिक्वायर्ड हो बच्चों। यहां पर आप लिख लेंगे हियर वी नॉट जो है इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड म्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बहुत ही रिमार्केबल कॉन्सेप्ट यहां से आया बच्चों समझ में। अगर देखो, अगर म्यू का वैल्यू, अगर यह जो म्यू है फ्रीक्वेंसी है, अगर यह म्यू नॉट के इक्वल हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। मतलब वी नॉट जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यह क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। क्लियर बात है? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वी नॉट है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वह किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वह किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया, एच म्यू नॉट मतलब फाई नॉट क्या है, ये तो कांस्टेंट है, इतना तो चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, ये एच म्यू पे कर रहा है, और एच म्यू में भी एच क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही है। मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है, म्यू पे कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वह फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। एक्सप्लेन कर दिया किसने, आइंस्टाइन साहब ने। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, that means stopping potential or kinetic energy maximum depends on frequency of the radiation। मतलब जो लाइट इस पर गिर रहा है, आ रहा है, या सोर्स कह सकते हो आप, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्या, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, या इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी पे क्या होता है, इंटेंसिटी से क्या होता है बच्चों, वह इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर बात है बच्चों, समझ में आया? 100% नोट कीजिए इसको। अब देखो बच्चों, ये भी कैसे आखिर इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड कर रहा है, ये भी बात आ गई, ये भी प्रूफ हो गया, इसका भी एक्सप्लेनेशन मिल गया। अब नेक्स्ट क्या था, लास्ट वाला क्या था, कि अगर इंटेंसिटी सफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन्स को निकलना चाहिए, फिर तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करना चाहिए। हर एक फ्रीक्वेंसी वाला लाइट क्या होगा, सिर्फ इंटेंसिटी उतना होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम का कोई चीज़ ही नहीं होना चाहिए, कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी नाम का चीज़ ही नहीं होना चाहिए, है ना। अरे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यही है ना, कि अगर उससे कम होगा फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो फिर कैसे हुआ, इसको बच्चों ध्यान से देखेंगे, यहीं से उसका भी प्रूफ आता है। यहाँ से आइंस्टाइन साहब ने उसको यहीं से एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया, देख, अच्छा तुम लोग बोर हो रहे हो क्या, नहीं ना, नहीं हो रहा हो तो पढ़ो। देखो तुम लोग तो नहीं कुछ बोल रहे हो, ठीक है। क्लास में अगर कोई बोल भी रहा होता है ना, बोर हो रहे हैं, तब भी हम बोलते हैं हाँ हाँ बच्चों बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। तो तुम लोग तो खैर कुछ बोल ही नहीं रहे। देखो
यहां पर क्या आया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। अब जरा मुझे ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या कभी भी निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं होगा कभी भी, जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। के मैक्स कांट बी निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, एच म्यू जो होगा वह बड़ा होगा एच म्यू नॉट से। बोल हाँ कि ना, ये ज्यादा होगा इससे, तभी तो ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसका मतलब म्यू जो होगा वह ग्रेटर देन क्या होगा, म्यू नॉट से। अच्छा, इसका मतलब बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वह म्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। इफ म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, अगर म्यू लेस देन म्यू नॉट होगा, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। अरे हाँ ना बोल भाई। तो आ गया, ये भी एक्सप्लेनेशन मिल गया। इफ म्यू इज म्यू नॉट देन electrons don't come out from the metal surface। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मेटल सरफेस से बाहर आएंगे ही नहीं। हाँ, आएंगे नहीं। क्लियर बात है? तो इसको भी नोट किया जाए बच्चों। और अब हम लोग देखते हैं ग्राफ बढ़िया से अच्छे से, किसके किसके बीच का, किसके किसके बीच का। एक तो मैं बच्चों बताऊंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का। क्लियर बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का। और दूसरा हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच का। चलो बच्चों, देखो बच्चों, ग्राफ हम लोग समझते हैं, ऑलरेडी ड्रॉन है यहाँ पे। ग्राफ हम लोग समझते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच का। इसको समझने से पहले बच्चों, ग्राफ समझाने से पहले मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोग देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू क्या था बच्चों, एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन फाइन आउट। क्लियर बात? इसको अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल आ गया y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी पे, है ना। y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी की तरह इसका ग्राफ बनेगा, जहां पर m जो होगा, m क्या है बच्चों, m का मतलब स्लोप होता है m। और यहां पर m का मतलब क्या है बच्चों, h है। h क्या है बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, h तो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब स्लोप जो होगा विच इज सेम फॉर ऑल मेटल, हर एक मेटल के लिए एच का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो एच जो होगा बच्चों का क्या हो जाएगा, सेम, मतलब सबका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो अब देखो यहाँ पे दो मेटल लिया गया, एक मेटल ए लिया गया और दूसरा मेटल बी लिया गया। तो इसका मतलब अब काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों किस पे डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड